गाइज आपको एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी है अनअकैडमी से रिलेटेड। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के बारे में तो आप ऑलरेडी जानते ही हैं। तो अनअकैडमी पर कोई भी कोर्स अगर आप परचेज कर रहे हैं तो आज ही तुरंत परचेज करिए। फ्लैट 20% ऑफ का इसमें डिस्काउंट है। आज ही परचेज करिए तुरंत। और आपको जो कोड यूज करना है वो कैपिटल लेटर में झासर JHASIR। इस कोड का अगर आप यूज करेंगे, झासर कोड को यूज करेंगे तो आपको ह्यूज डिस्काउंट मिलेगा। फ्लैट 20% तो आज के लिए है ही, तुरंत आप ले लीजिए। और आपका फ्रेंड या कोई भी अगर अनअकैडमी पे कुछ परचेज कर रहे हैं तो उनको झासर कोड दे दीजिएगा। भले ही वो यूपीएससी के कोर्स नहीं ले रहे हो, कोई और दूसरे एग्जाम का कोर्स ले रहे हैं, बट उसमें भी अगर आप झासर कोड का यूज करेंगे तो आपको ह्यूज डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। राइट। और ऑप्शनल यूपीएससी का ऑप्शनल अगर आप परचेज कर रहे हैं तो आज ऑप्शनल की क्लासेस जो है वो अनअकैडमी से परचेज कर लो, अच्छी डील है। तो ये एक इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करानी थी इस ऑफर से रिलेटेड। तो आप क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज कौन से टॉपिक्स हम लोग कवर करेंगे? डियागो गार्सिया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स, डेथ पेनाल्टी को लेकर एक काफी अच्छा आर्टिकल सामने आया है तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। डिटेंशन सेंटर क्या है फॉरेनर्स के लिए, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। वैसे मैंने आप लोग को गाइस ये दोनों टॉपिक का वीडियो दे दिया था, आपको मिल गया वीडियो। यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन का टॉपिक आपने पढ़ा और फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल का टॉपिक आपने पढ़ लिया। वेरी गुड। ये वाला टॉपिक भी हमने पहले कवर किया हुआ है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो क्वेश्चंस किस प्रकार से उनको अलाउ होते हैं, किस प्रकार से डिसअलाउड होते हैं, स्टार्ड अनस्टार्ड वाले क्वेश्चन। तो फिर से इस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, देखेंगे। और mRNA वैक्सीन क्या होती हैं तो इनसे रिलेटेड फैक्ट्स जानेंगे। और फार्म लोन वीवर के ऊपर एक अच्छा आर्टिकल आया है तो इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो गाइस स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। तो गाइस बात करेंगे डियागो गार्सिया के बारे में। तो डियागो गार्सिया क्या है तो आपको ध्यान में रखना है कि यूनाइटेड किंगडम की ये एक ओवरसीज टेरिटरी है। अक्सर लोगों को लगता है कि डियागो गार्सिया यूनाइटेड स्टेट्स की टेरिटरी है, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअल ओनरशिप जो है डियागो गार्सिया की वो किसके पास है? यूके के पास है, यूनाइटेड किंगडम के पास है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ये ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी है, मतलब एक आइलैंड है ब्रिटिश इंडियन ओशियन टेरिटरी पर, मतलब उसी का ही, ब्रिटेन का। यूके की ओवरसी टेरिटरी है। चागोस आर्चिपेलागो के 60 छोटे छोटे जो आइलैंड्स है उनमें से सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो डियागो गार्सिया का है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि डियागो गार्सिया किसका हिस्सा है? चागोस आर्चिपेलागो का हिस्सा है। और पोर्चुगीज जो है वो पहली बार यहां पर आए थे इस आइलैंड पर। फिर बाद में 1790s में फ्रांस आकर सेटल हुआ था यहां पर। और फिर बाद में ब्रिटिश रूल को ट्रांसफर कर दी गई थी ये आइलैंड की ओनरशिप नेपोलियनिक वॉर्स के बाद। तो ब्रिटेन के पास फिर बाद में जाकर ये आइलैंड चला गया। तो ये आइलैंड स्टार्टिंग में पोर्चुगीज के पास था, फिर फ्रांस के पास गया, फिर ब्रिटेन के पास आया। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और 1965 में ब्रिटेन ने सेपरेट किया चागोस आइलैंड को मॉरिशस से और एक जॉइंट मिलिट्री बेस जो है वो बना दिया यूनाइटेड स्टेट्स के साथ डियागो गार्सिया पे। और ब्रिटेन इंसिस्ट करता है कि ये लैंड जो है, ये आइलैंड जो है, ये जमीन जो है, मतलब ये टेरिटरी जो है वो किसकी है? वो लंदन की है, वो ब्रिटेन की है। और ये लीज एग्रीमेंट पर जो है वो दी गई थी, रिन्यूड लीज एग्रीमेंट पर हम लोग को देखने को मिली थी कि यूनाइटेड स्टेट्स को दी गई है कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो इसका उपयोग 2036 तक कर सकता है। तो जनरली जब भी डियागो गार्सिया की बात आती है तो लोग सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में उनको पता होता है, उनको लगता है कि यूनाइटेड स्टेट्स का ये मिलिट्री बेस है। बट एक्चुअली में ये जो आइलैंड की जो ओनरशिप है वो किसके पास है? यूके के पास है। ये क्लैरिटी बहुत अच्छे से आपको रखनी है, ठीक है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का ये टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइज। अभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ऑर्डर दिया है कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो जो है उसको 225 मिलियन यूएस डॉलर जो है वो दिए जाएंगे, क्योंकि यहां पर हम लोग को देखने को मिला कि पर्संस का लॉस हुआ, प्रॉपर्टी का डैमेज हुआ, रेप, और इसके अलावा चाइल्ड सोल्जर्स को रिक्रूट किया गया, सिविलियंस को डिस्प्लेस किया गया। तो अब बताया जा रहा है कि युगांडा जो है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को टोटल 325 मिलियन यूएस डॉलर जो है वो मुआवजे के तौर पर प्रोवाइड कराएगा। क्योंकि दोनों कंट्रीज के बीच में, डीआरसी के बीच में और युगांडा के बीच में हम लोग को कॉन्फ्लिक्ट्स, ब्रूटल कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिले थे 1998 और 2003 के बीच में। तो इसी कॉन्फ्लिक्ट में
दोषी जो है वो पाया गया युगांडा को, और अब युगांडा को 225 मिलियन प्लस 100 मिलियन और मतलब टोटल 325 मिलियन यूएस डॉलर मुआवजे के तौर पर डीआरसी को देना होगा। राइट, तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। तो पूरा मुद्दा क्या है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो डीआरसी जो है वो उसने इनिशियली केस फाइल किया था इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास जून 1999 में। किस चीज के लिए? कि आर्म्ड एग्रेशन युगांडा के द्वारा किया जा रहा है डीआरसी में। तो डीआरसी के अंदर युगांडा जो है वो आर्म्ड एग्रेशन कर रहा है, मतलब कि वो वॉयलेंस जो है वो कर रहा है, एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि डीआरसी में घुसकर युगांडा जो है वो एक स्ट्रेटजी बना रहा है और वहां पर तोड़फोड़ कर रहा है, लोगों को मार रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है। और ये युगांडा यूनाइटेड नेशन चार्टर और चार्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी का उल्लंघन कर रहा है। तो ये कंप्लेन करी थी डीआरसी ने युगांडा के खिलाफ आईसीजे में। और 9 अफ्रीकन कंट्री से भी ज्यादा कंट्री जो है वो इस फाइट पे आ गई, यानी कि ये दोनों नेशंस के बीच में जो इश्यूज था उसमें काफी सारी अफ्रीकन कंट्रीज जो थी वो इन्वॉल्व हो गई। और कोर्ट ने अपना जजमेंट दिया 2005 में, दिसंबर 2005 में, ये कहा कि युगांडा को डीआरसी को मुआवजा देना पड़ेगा। बट दोनों ही मतलब साइड्स की अगर हम बात करें, चाहे युगांडा और डीआरसी की बात करें, तो वो एग्री नहीं थे। युगांडा मुआवजा देने के लिए एग्री नहीं था और डीआरसी मुआवजे के प्राइस के लिए एग्री नहीं थी। राइट, तो ये एक चीज हम लोग को देखने को मिली। राइट, तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक, जिसकी एक आपको एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए, जो न्यूज में हम लोग को देखने को मिला है। बट मेन चीज जो आपके लिए एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है वो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो हम बात करेंगे आईसीजे के बारे में, इस चीज को बहुत ध्यान से सुनना। तो आईसीजे स्टैब्लिश हुई थी 1945 में यूनाइटेड नेशन चार्टर के द्वारा, और इसने काम करना शुरू कर दिया था अप्रैल 1946 से। यूनाइटेड नेशन की टोटल कितनी प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं बताइए जरा? टोटल कितने प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशन के? टोटल 6। और 6 में से ये इकलौता ऐसा ऑर्गन हम लोग को देखने को मिलता है, प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन, जो कि द हेग नीदरलैंड्स में पीस पैलेस में सिचुएटेड है। टोटल 6 प्रिंसिपल ऑर्गन जो है वो न्यूयॉर्क में है। एक ये इकलौता ऐसा है जो यूनाइटेड स्टेट्स के बाहर है, द हेग नीदरलैंड्स के अंदर पीस पैलेस में ही हमें देखने को मिलता है। और ये जितने भी लीगल डिस्प्यूट्स होते हैं कंट्रीज के बीच में, उनको सेटल करने का काम करता है। एडवाइजरी ओपिनियन प्रोवाइड कराता है इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग्स में, राइट, कंट्रीज को। और इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें टोटल 15 जजेस होते हैं, और इन जजेस का टेन्योर कितने सालों का होता है? 9 सालों का होता है। और इन जजेस को जो है वो इलेक्ट किसके द्वारा किया जाता है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली दोनों के द्वारा किया जाता है। और ये ऑर्गन जो है ये दोनों यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली, तो ये साइमल्टेनियसली जो है वो वोट करती हैं, बट सेपरेटली इनके वोट हम लोग को देखने को मिलते हैं, यानी कि एक ही साथ वोटिंग होती है बट सेपरेट वोटिंग इनकी हम लोग को नजर आती है। और एक जज को इलेक्ट करने के लिए बताया जाता है कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी ऑफ वोट्स की आवश्यकता होती है, यानी कि दोनों बॉडीज के अंदर मतलब जो मेजोरिटी में होने चाहिए वोट्स, सिक्योरिटी काउंसिल में अलग, जनरल असेंबली में अलग, तभी एक जज को जो है वो इलेक्ट किया जाएगा। और इसके अलावा कंटिन्यूटी, यानी कि ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है ये कंटिन्यू रहे, तो इस पर्पस के लिए इन्होंने क्या किया है कि हर 3 साल में 1/3 जज को इलेक्ट किया जाएगा, और जजेस जो हैं वो री इलेक्शन के लिए भी एलिजिबल होते हैं। तो ये वाला पॉइंट भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को एक रजिस्ट्री जो है वो असिस्ट करती है, हेल्प करती है, जो कि एक उसका एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन है, मतलब इस कोर्ट का जो भी प्रशासन है उसको मेंटेन करती है इसकी एक रजिस्ट्री, यानी कि एक और बॉडी छोटी सी, राइट। और इस कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज हम लोग को इंग्लिश और फ्रेंच देखने को मिलती है। इस कोर्ट के अंदर जो जजेस हम लोग को देखने को मिलते हैं, टोटल 15 जजेस, वो अलग अलग क्षेत्र से आते हैं, जिससे कि पूरा ग्लोब जो है, पूरी दुनिया जो है वो उसका रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर हो सके। तो अफ्रीका से 3 आते हैं, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन से 2, एशिया से 3, वेस्टर्न यूरोप और दूसरी स्टेट से 5, और ईस्टर्न यूरोप से 2। तो ऐसे करके टोटल 15 जजेस जो है वो यहाँ पर आते हैं। और ये जो जजेस जो होते हैं गाइस, ये इंडिपेंडेंट होते हैं, ये कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं करते, किसी किसी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करते। जैसे आप जानते हैं कि जज जो होते हैं वो निष्पक्ष तरीके से जो है वो अपनी कार्रवाई करते हैं, मतलब कि ऐसा नहीं है कि इस कोर्ट के अंदर किसी एक पर्टिकुलर कंट्री का केस आएगा और जज भी उस कंट्री से बिलोंग करते हैं तो वो जज उस कंट्री को फेवर करेंगे, ऐसा नहीं है। जज इंडिपेंडेंटली जो है वो डिसीजन लेते हैं, राइट। तो ये चीज है निष्पक्ष तरीके से, ऐसा नहीं है कि कोई जज किसी कंट्री से आएगा तो वो जज उस कंट्री को फेवर करेगा, राइट। तो वो लॉ एंड ऑर्डर, आप जानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर जो कानून जो हम लोग को देखने को मिलता है वो किसी को भी फेवर नहीं करता। वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है? लॉ बुक के ऊपर डिपेंडेंट होता है, एविडेंसेस के ऊपर डिपेंडेंट होता है, सच्चाई के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो जस्टिस, न्याय प्रोवाइड कराने के लिए
ये किसी को फेवर नहीं करता है, राइट? तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और इसका क्षेत्र अधिकार और इसकी फंक्शनिंग की बात करें तो आईसीजे जो है वो वर्ल्ड कोर्ट के तौर पर एक्ट करती है, जैसा मैंने भी आपको बताया, एक विश्व न्यायालय के रूप में कार्य करती है, राइट? इसके टू फोल्ड जुरिस्डिक्शन हम लोग को देखने को मिलते हैं। एक तो लीगल डिस्प्यूट से सेटल करती है कंट्रीज के बीच में, आपस में कंट्रीज के बीच में अगर कोई विवाद होता है, कोई मामला होता है, मुद्दा होता है, तो उसको सेटल करने का काम करती है। और साथ ही साथ कई कबार यूनाइटेड नेशन की जो ऑर्गन्स हम लोग को देखने को मिलती है और जो उसकी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज जो होती है, तो वो अगर कोई ऑपरेशन कर रही है और उस दौरान उनको आईसीजे की कोई एडवाइस की आवश्यकता होती है, तो आईसीजे उनको एडवाइस भी देती है। तो इसका एडवाइजरी ओपिनियन भी प्रोवाइड कराती है। अगर क्वेश्चन आता है, यानी कि आईसीजे को अप्रोच किया जाता है किसी चीज में हेल्प करने के लिए, यूनाइटेड नेशन की ऑर्गन्स और उनकी स्पेशलाइज्ड एजेंसी के द्वारा, तो ये उनकी हेल्प भी करती है। तो इस प्रकार से इसके टू फोल्ड फंक्शन हम लोग को देखने को मिलते हैं। और यूनाइटेड नेशंस की जो मेंबर कंट्रीज हम लोग को देखने को मिलती है, सिर्फ वो ही इस कोर्ट के क्षेत्र अधिकार के अंदर आएगी, या इस कोर्ट के डिसीजन जो होंगे उसको एक्सेप्ट करेगी। मतलब कुल मिलाकर यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स के लिए ही ये कोर्ट जो है वो हमें देखने को मिलती है, और इस कोर्ट के डिसीजन जो होते हैं वो फाइनल होते हैं और बाइंडिंग हम लोग को देखने को मिलता है, राइट? क्लियर है गाइस? सुबह 6 बजे 6 AM पर अगर आपको करंट अफेयर्स की लाइव क्लास को फॉलो करना है रेगुलर बेसिस पर, तो हमारे इस एनुअल पैकेज को आज के आज जो है वो लीजिए। मात्र 1200 रुपीज का पैकेज है। जनवरी से लेकर दिसंबर 2022 तक रेगुलर बेसिस पर आपको पीडीएफ दी जाती है, आपको मंथली मैगजीन दी जाती है, इंग्लिश में हिंदी में मैगजीन जो है वो आपको प्रोवाइड की जाती है, आपको मंथली क्विज प्रोवाइड किया जाता है, एमसीक्यू आपकी प्रीलिम्स प्रैक्टिस के लिए, जिसमें टोटल 200 मिनिमम क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। इंग्लिश में भी क्वेश्चंस होते हैं, हिंदी में भी क्वेश्चन होते हैं, आपको न्यूज़पेपर्स दिए जाते हैं, और लाइव रिवीजन क्लासेस भी आपको प्रोवाइड की जाती है। अभी तो लाइव क्लासेस जो है वो आपको रेगुलर बेसिस पर आप प्रोवाइड की जा रही है सुबह 6 बजे 6 AM पर। अगर आपको लाइव क्लास जो है वो अटेंड करना है तो उसमें आप डाउट पूछ सकते हैं। जो भी आपको डाउट आ रहा है किसी भी टॉपिक को पढ़ते समय, तो आप तुरंत उस पर डाउट पूछकर अपने डाउट को क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो लाइव डाउट सेशन भी यहीं पर ही आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो ऐसे हमारे 3 प्लान्स हैं करंट अफेयर्स के गाइस। एक तो फ्री पैकेज है, आप तुरंत हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जो है वो ज्वाइन करिए, टेलीग्राम चैनल को, नीचे डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम चैनल की आपको लिंक जो है वो मिल जाएगी, तुरंत अभी के अभी जो है वो ज्वाइन करिए। यहाँ पर आपको डेली जो यूट्यूब पर हम लेक्चर्स प्रोवाइड कराते हैं उसकी लिंक्स तो आपको मिलेगी मिलेगी, प्लस पीपीटी पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी। बाकी अगर आपको मंथली पैकेज चाहिए तो मंथली पैकेज के अंदर भी आपको सर्विस मिल जाती है, बट लाइव क्लास का अगर आपको एक्सेस चाहिए तो आपके लिए बेस्ट प्लान जो है वो मात्र 1200 रुपए का। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 100 रुपए पर मंथ में आपको ये पूरी सर्विस मिल रही है, न्यूज़पेपर मिल रहा है, पीडीएफ मिल रही है, सब कुछ, लाइव क्लासेस, लाइव डाउट सेशन। तो आज की आज जो है वो हमारी करंट अफेयर्स की क्लास को आप ज्वाइन करिए। इस डिस्कस करेंगे यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशन के बारे में। तो देखिए गाइस, नाम से आपको समझ में आना चाहिए ये यूनाइटेड नेशन का पीस कीपिंग मिशन है, शांति बनाए रखने का मिशन है कि पूरे दुनिया भर में शांति रहे, राइट? इस मिशन के तहत जो यूनाइटेड नेशन की जो मेंबर कंट्रीज होती हैं वो वॉलंटरी बेसिस पर अपनी खुद की इच्छा के ऊपर अपने सोल्जर्स को इस मिशन के लिए भेजती हैं। जैसे कि इंडिया की तरफ से हमारे सोल्जर्स जाते हैं, राइट, इस मिशन के लिए, इंटरनेशनल मिशन के लिए, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन के लिए। और ये सोल्जर्स करते क्या हैं? तो देखो, कहीं पर भी ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर ह्यूमंस को कहीं पर नुकसान हो रहा है, सिविलियंस को, बेकसूर मासूम लोगों को अगर कुछ नुकसान हो रहा है, चाहे वो वॉर लाइक सिचुएशन हो, यानी कि कहीं पर वॉर हो रहा है, उस वॉर के दौरान ह्यूमंस की लाइफ को खतरा हो रहा है, सिविलियंस की लाइफ को खतरा हो रहा है, बेसिकली मासूम लोगों की लाइफ को खतरा हो रहा है, तो ये मिशन कंडक्ट होता है, ये सोल्जर्स जाते हैं और वहां पर ह्यूमंस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। अब देखिए, ये जो मिशन होते हैं ये सिर्फ वॉर लाइक सिचुएशन या सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव तक सीमित नहीं होते हैं। जैसे कि कहीं पर अगर कोई डिजास्टर हुआ है, कोई अर्थक्वेक आया है, कोई भी ऐसी कोई सिचुएशन आई है जिसमें ह्यूमन लाइफ को खतरा है या फिर ह्यूमन के सर्वाइवल को खतरा है, तो ये सोल्जर्स जाकर ह्यूमंस को रिलीफ प्रोवाइड कराते हैं, फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड कराते हैं, जैसे खाने पीने की व्यवस्था प्रोवाइड कराते हैं, रहने की व्यवस्था प्रोवाइड कराते हैं, उनके लिए कैंपिंग वगैरह की व्यवस्था वगैरह करते हैं, है ना? तो ये सिर्फ याद रखना कि सिर्फ सिक्योरिटी या प्रोटेक्शन पर्सपेक्टिव से सीमित नहीं है ये मिशन। इस मिशन के तहत रिलीफ भी प्रोवाइड किया जाता है बेकसूर मासूम लोगों को जो फंसे हुए होते हैं किसी मतलब जैसे नेचुरल डिजास्टर हो गया तो उसमें अगर लोग फंसे हुए हैं तो उनकी मदद करने के पर्पस के लिए भी ये मिशन जाता है। क्लियर है यहां तक बात है? तो ये एक ओवरव्यू देखा अपन ने, इसके बारे में और डिटेल में थोड़े से फैक्ट्स भी देखेंगे। और पीस कीपिंग एग्जैक्टली है क्या और इसके क्या महत्व है, इसकी अगर अपन चर्चा करें तो ये ज्वाइंट एफर्ट हम लोग को देखने को मिलता है डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशंस का और डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशनल सपोर्ट का। और हर एक पीस कीपिंग मिशन यानी कि कहीं पर भी मिशन कंडक्ट करना है तो उसका अप्रूवल जो है या फिर उसका ऑथराइजेशन जो है वो दिया जाएगा
सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। तो जब तक यूएनएससी फाइनलाइज नहीं करती है, ऑर्डर पास नहीं करती है कि कहीं पर मिशन जो है वो कंडक्ट करना है, तब तक ये मिशन नहीं होगा। तो मिशन कहां पर होगा, किस प्रकार से होगा, उसके स्टैंडर्ड्स किस तरीके के होंगे, ये पूरी चीज डिसाइड करने वाली जो बॉडी है वो यूएनएससी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। और जो फाइनेंशियल रिसोर्स जो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशन के होते हैं गाइस, तो वो यूनाइटेड नेशन मेंबर स्टेट्स की ही कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पर देखने को मिलता है। यानी कि जो ये फंडिंग वगैरह जो आती है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन को चलाने के लिए, तो ये मेंबर स्टेट्स ही फंडिंग प्रोवाइड कराते हैं। और यूनाइटेड नेशन चार्टर के अकॉर्डिंग हर एक मेंबर स्टेट जो है वो लीगली ऑब्लिगेटेड है कि उसको अपना शेयर पीस कीपिंग का पे करना है। यानी कि मैंडेटरी है यूनाइटेड नेशन मेंबर कंट्रीज को यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग के अंदर अपना शेयर प्रोवाइड कराने के लिए, राइट। तो ये चीज भी आपको पता होना चाहिए कि हर एक मेंबर स्टेट को अपना शेयर देना होता है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन पीस कीपर की अगर अपन चर्चा करें तो इनको ब्लू बेरेट्स या फिर ब्लू हेलमेट्स के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ब्लू कलर के हेलमेट और ब्लू बेरेट्स जो है वो ऐसे पहनते हैं, तो इसलिए इनको इस नाम से जाना जाता है, राइट। इसके अलावा सोल्जर्स इसमें मौजूद होते हैं, पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, सिविलियन पर्सनल भी यहां पर होते हैं, और जो सिविलियन स्टाफ जो होता है ना पीस ऑपरेशंस के अंदर, वो इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट्स भी मौजूद हो सकते हैं, या फिर जिनको यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट के द्वारा रिक्रूट किया है और डिप्लॉय किया है, तो वही हम लोग को यहाँ पर सिविलियन स्टाफ के तौर पर देखने को मिलेंगे। और पीस कीपिंग जो फोर्सेस होती हैं वो मेंबर स्टेट्स वॉलंटरी बेसिस पर अपनी खुद की इच्छा के आधार पर प्रोवाइड कराती हैं। यानी कि देखो, जो फंडिंग है, फाइनेंस जो है, उसका एक शेयर निर्धारित है, बट सोल्जर्स कौन सी कंट्री कितने देगी वो पूरा कंट्री के ऊपर ही डिपेंड करता है। कंट्री अपने हिसाब से इस मिशन के लिए सोल्जर जो है वो भेज सकती है अपने हिसाब से। वो पूरा का पूरा जो डिसीजन है वो मेंबर स्टेट का है, और ये वॉलंटरी बेसिस पर होता है। कोई जरूरी नहीं है कि सोल्जर्स को भेजना ही है, जितना चाहे एक कंट्री अपने उतने सोल्जर्स इस इंटरनेशनल मिशन के लिए भेज सकती है। और यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग जो है वो 3 बेसिक प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करता है, चलता है। पार्टीज के कंसेंट के ऊपर, जो पक्षकार जो है उनकी सहमति के ऊपर, निष्पक्षता के ऊपर, इम्पार्शियलिटी के ऊपर, और फोर्सेस का उपयोग जब तक नहीं करना है जब तक स्थिति जो है वो मतलब खराब ना हो जाए। यानी कि आप स्टार्टिंग में फोर्सेस का उपयोग नहीं करोगे, आप मेनली जो फोर्सेस का उपयोग करोगे वो सिर्फ सेल्फ डिफेंस पर्पस के लिए करोगे, यानी कि आप अटैक नहीं करोगे, आपको सेल्फ डिफेंस करना है। तो इस पर इनका मेन फोकस, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया था कि ये जो बॉडी है, ये जो मासूम जो लोग होते हैं, बेकसूर जो लोग होते हैं, सिविलियंस जो लोग होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए देखने को मिलती है, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने के लिए देखने को मिलती है, राइट। और इसके अलावा भी अगर कोई नेचुरल डिजास्टर होता है तो उसमें भी उनको हेल्प रिलीफ जो है वो प्रोवाइड कराती है फोर्सेस। ठीक है, तो यह चीज है जिसके बारे में बस आपको एक जानकारी होनी चाहिए, आइडिया होना चाहिए यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन के बारे में। तो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन के बारे में आपको ऑलरेडी जानकारी हो ही गई है। तो यूनाइटेड नेशन पीस कीपर क्या है, तो आप जानते हैं। और ये अभी टॉपिक न्यूज में क्यों आया, तो बताया जा रहा है कि यूनाइटेड नेशन पीस कीपर और जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो डीआरसी के जो ट्रूप्स हैं, सोल्जर्स हैं, उनकी पेट्रोलिंग इंक्रीज हो गई है। पेट्रोलिंग का मतलब आप समझते होंगे कि ये जो होता है ना कि ये एक किसी जगह पर जाकर जो है वो चेक करते हैं, राइट। जैसे कि आप कल को आईपीएस ऑफिसर बनेंगे तो आप भी दौरे पर जाएंगे, है ना, चेक करने के लिए जाएंगे, अलग अलग जगह पर पेट्रोलिंग करेंगे, है ना। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली। तो अभी रिसेंटली जो है वो एक रेड हम लोग को देखने को मिली है कि एक रेड हुई है एक क्षेत्र में, नॉर्थ ईस्ट हम लोग को इटूरी प्रोविंस देखने को मिलती है। तो वहां पर इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन यानी कि कुछ लोगों को वहां से भगाया गया, हटाया गया। तो पूरा मुद्दा जो है वो क्या है, तो यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग मिशन अभी हम लोग को डीआरसी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में हमें देखने को मिल रहा है। फ्रेंच एक्रोनिम इसका जो है वो है MONUSCO। और रिसेंटली जो मेंबर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, कोडिको मिलिटिया कोऑपरेटिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ कॉन्गो, कोडिको मिलिटिया, और यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स की बात करें और डीआरसी के जो सोल्जर्स की बात करें, तो इन दोनों के बीच में, यानी कि एक तरफ यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स और डीआरसी सोल्जर, और दूसरी तरफ हम लोग को कोडिको देखने को मिल रहा है, यानी कि एक मिलिटिया ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल रहा है। इनके बीच में जो है वो क्या हुआ, इनके बीच में फायर एक्सचेंज हुआ, यानी कि फायरिंग हुई, आपस में एक दूसरे के बीच में गोलाबारी हुई। और दोनों संगठनों के बीच ये झड़प जो है इटूरी प्रांत के उजी नामक इलाके में घेराबंदी और तलाशी अभियान के दौरान हुई। तो ये इशू हम लोग को देखने को मिल रहा है। और इटूरी में विस्थापित लोगों के रहने की जगहों पर कोडिको द्वारा किए जाने वाले हमले की कड़ी में हाल ही में सावो नामक जगह पर हमला किया गया था। और इटूरी प्रांत में हेमा और लेंडू समुदाय
के बीच जातीय तनाव वर्षों से जारी है, राइट? तो ये चीज हम लोग को देखने को मिली थी। तो एक तो टेंशन युगांडा को लेकर, आप जानते ही हैं जिसके तहत हम लोग को देखने को मिला था कि ये पीस कीपर्स ऑलरेडी तैनात थे। फिर ये एक इंटरनल इश्यूज हम लोग को देखने को मिलता है, जिसको ऑब्वियस ही बात है कि जिसकी फ्यूलिंग, जिसकी आप कह सकते हैं कि जिसको इग्नाइट किया, जिसको जोर दिया, आउटर फोर्स नहीं, ऑब्वियसली युगांडा ने और एलाइज ने डीआरसी के अंदर। तो डीआरसी के अंदर ये हम लोग को एक कम्युनिटी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। हेमा और लेंडू कम्युनिटी है, राइट, इटूरी प्रोविंस के बीच में। इनके बीच में टेंशन जो है वो बढ़ी, और इस टेंशन को रिजॉल्व करने के लिए जब पीस कीपर सामने आए और डीआरसी की फोर्सेस जब सामने आई, तब उस समय एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन कोडिको ने जो है वो अटैक करना शुरू किया, और ये मामला हम लोग को देखने को मिला, राइट? तो न्यूज में यूनाइटेड नेशन पीस कीपर जो है वो क्यों आए थे, ये चीज आपको क्लियर हो गई। और आपको यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशन मिशन जो है वो कैसे फंड होते हैं, उसका महत्व क्या है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन का, और यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन के प्रिंसिपल्स क्या है, ये सब चीजें आपको क्लियर है। बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूनाइट अवेयर। तो यूनाइट अवेयर के बारे में भी ध्यान में रखना। ये क्या है? ये एक मोबाइल टेक प्लेटफॉर्म है जिसे इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया है। किस पर्पस के लिए? कि यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स को जो है वो इंफॉर्मेशन मिल सके टेरेन रिलेटेड, मतलब कि कौन सी जगह पर वो जा रहे हैं, उस जगह की क्या ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं, राइट, और वहां पर क्या क्या चीजें ऐसी हैं, तो ऑलरेडी उनको जो है वो जानकारी मिल सके, उनकी सेफ्टी को इंश्योर करने के पर्पस के लिए ये मोबाइल टेक प्लेटफॉर्म इंडिया ने डेवलप किया है। और इसे डेवलप किया गया है यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ पीस कीपिंग ऑपरेशन और डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशनल सपोर्ट की पार्टनरशिप के साथ। और इस प्रोजेक्ट के लिए इंडिया ने 1.64 मिलियन यूएस डॉलर जो है वो खर्चे हैं। तो यूनाइट अवेयर क्या है, तो ये वाली चीज भी आपको क्लियर हो गई। मृत्यु दंड के बारे में हम लोग बात करेंगे, डेथ पेनाल्टी के बारे में बात करेंगे। गाइस, प्योरली ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, इसकी अंडरस्टैंडिंग भी एक अच्छी आपको होनी चाहिए। जीएस पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से आप मेंस में काफी कुछ चीजें लिख सकते हैं। तो बहुत ध्यान से इस टॉपिक को सुनिएगा, क्योंकि आप जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये आपके मेंस के लिए बहुत ज्यादा काम की होने वाली है। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपने एक फैसले में मृत्यु दंड की सजा दिए जाने पर कुछ सुझाव दिए। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डेथ पेनाल्टी पर कुछ सुझाव दिए हैं, सजेशंस दिए हैं कि किस प्रकार से डेथ पेनाल्टी इंपोज की जानी चाहिए। तो क्या विचार है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का डेथ पेनाल्टी को लेकर, तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे डिटेल में। उच्चतम न्यायालय द्वारा फैसला 7 साल की बच्ची के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में सुनाया गया था, और इसमें अदालत ने दोषी को निचली अदालत द्वारा सुनाई गई मौत की सजा को उम्र कैद यानी कि लाइफ इंप्रिजमेंट में बदल दिया है। तो हुआ क्या है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बच्ची के रेप के केस जो सामने आया था, 7 साल की बच्ची का रेप और मर्डर का केस सामने आया था, उसमें जो आरोपी था, तो उसको एक्चुअली लोअर कोर्ट ने डेथ पेनाल्टी दी थी। बट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डेथ पेनाल्टी को लाइफ इंप्रिजमेंट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये सुन के आप लोग को बहुत बुरा लग रहा होगा डेफिनेटली, कि ऐसा क्यों किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। इस प्रकार के जाहिल लोग को तो मार डालना चाहिए, और ये बिल्कुल सेम विचार मेरा भी है पर्सनली, कि जो लोग इस घटिया हरकत में इन्वॉल्व होते हैं, तो उनको तो सड़क पे खड़े करके गोली मार देनी चाहिए। इस चीज के लिए मुझे तो इस्लामिक लॉ बहुत अच्छा लगता है। ये जो अरेबिक लॉ जो हम लोग को देखने को मिलता है, बहुत बढ़िया लगता है ये। तो इनको तो बीच सड़क में जो उड़ा देना चाहिए, क्योंकि ऐसे घटिया लोगों को जगह नहीं मिलनी चाहिए सरवाइव करने की भी, क्योंकि एक को उड़ाओगे आप तो दूसरे एटलीस्ट डरेंगे, और डर के मारे इस प्रकार की घटना करने की सोचेंगे भी नहीं, भले ही शराब के नशे में हो या किसी भी नशे में हो। बस एक बार जब देखेंगे कि सामने उड़ा दिया जाता है सबके सामने लाइव टेलीकास्ट करके, जब ब्रूटैलिटी का उनको पता लगेगा ऐसे घटिया लोगों को, तो ये सोच होगी उनके अंदर, बट उभर कर नहीं आएगी, क्योंकि डर लगेगा। चलो बस, एनीवे, बट वी रिस्पेक्ट द डिसीजन ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो क्या कहा है, राइट। और एक और चीज मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूं कि मेंस के आंसर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, आपका ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है, दैट इज टोटली करेक्ट, बट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट मत जाना, या किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के डिसीजन के अगेंस्ट मत लिखने लगना। ओपिनियन दो, सजेशन दो, बट अगेंस्ट पे मत जाना, क्योंकि अगेंस्ट पे जाओगे तो इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। क्योंकि उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी कि उनको ये लगेगा कि अरे यार, ये तो अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो कल को अगर पावर में आ गए, कल को इनको अगर हमने आईएएस आईपीएस बना दिया, तो ये अपनी मनमानी करेंगे, आर्बिट्ररी पावर जो है वो अपनी करना शुरू कर देंगे, राइट। तो वो चीज गलत है। आपको लॉ एंड ऑर्डर के दायरे में रहना है, जो सिस्टम है उसका हिस्सा बनोगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि सिस्टम में अथॉरिटी की रिस्पेक्ट करना हमारा फर्ज है, भले ही उस अथॉरिटी पे कोई भी बैठा हो, राइट।
जैसे कि हम बात करते हैं जब भी प्रेसिडेंट की, तो हम ऑनरेबल प्रेसिडेंट बोलते हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। काफी सारे लोग हैं जो हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर को पसंद ना करते हो, बट फिर भी यू हैव टू राइट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बिकॉज यू आर रिस्पेक्टिंग दैट पर्टिकुलर पोस्ट, नॉट दैट पर्टिकुलर पर्सन। तो आपके केस में जब आप ब्यूरोक्रेट बनेंगे, तो आपके केस में और किसी भी, आपको एक समझदारी होनी चाहिए कि वो पोस्ट है जिसकी हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, वो पर्टिकुलर पर्सन नहीं है। पर्सन की रिस्पेक्ट करना या ना रिस्पेक्ट करना, दैट इज योर पर्सनल चॉइस, बट इट इज योर नेशनल ड्यूटी। मैं कहूंगा आपकी ये नेशनल ड्यूटी है कि आपको जो है वो पोस्ट की रिस्पेक्ट करना है, राइट। चलो, सो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की क्या टिप्पणियां हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। तो सुनवाई कर रहे न्यायाधीशों को महज अपराध की भयानक प्रकृति और समाज पर इसके हानिकारक प्रभाव को देखते हुए मृत्यु दंड की सजा के पक्ष में नहीं जाना चाहिए। न्यायाधीशों को ऐसे मामले में ऐसे कारकों यानी कि फैक्टर्स पर विचार करना चाहिए जिसकी वजह से मृत्यु दंड की सजा को कम करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा सकती है। तो मतलब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप डेथ पेनल्टी को जो है वो मैक्सिमम पनिशमेंट के तौर पर मत डालो, उसकी जगह आप लाइफ इंप्रिजमेंट पर ही सेटल करो चीजों को, राइट। तो ये चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहले पॉइंट पे ट्रायल कोर्ट्स के लिए कहा, राइट, कि जहां पर केस मामला जो है वो चलता है। और उच्चतम न्यायालय ने अपने इस फैसले में दंड शास्त्र के सिद्धांतों के विकास यानी कि इवोल्यूशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ पीनोलॉजी का हवाला देते हुए कहा कि हालांकि मृत्यु दंड एक निवारक एवं उपयुक्त मामलों में उचित सजा के लिए समाज की मांग की प्रतिक्रिया के रूप में कार्य करता है। तो जब भी समाज, सोसाइटी जो है वो मांगती है एक एप्रोप्रिएट पनिशमेंट एप्रोप्रिएट केसेस में, तो उसके रिस्पॉन्स में हम लोग को डेथ पेनाल्टी देखने को मिलती है। मृत्यु दंड कैपिटल पनिशमेंट जो है वो उसी के ही डिमांड में हमें देखने को मिलती है कि समाज जब डिमांड करती है कि कुछ ऐसे केस होते हैं कि जिसमें एक व्यक्ति को डेथ पेनाल्टी मिलनी ही चाहिए, तो उस केस में डेथ पेनाल्टी एक रोल जो है वो प्ले करती है। बट दंड शास्त्र यानी कि पीनोलॉजी के सिद्धांत समाज के अन्य दायित्वों को संतुलित करने के लिए विकसित हुए हैं। अर्थात इन सिद्धांतों के अनुसार मानव जीवन चाहे वह अभियुक्त ही क्यों ना हो को संरक्षित किया जाना चाहिए जब तक कि अभियुक्त को मृत्यु दंड देना अपरिहार्य यानी कि इनएविटेबल ना हो जाए। अब इसका मतलब सिंपल शब्दों में यह है कि एक व्यक्ति जो भले ही अपराधी जो है वो जिसको घोषित कर दिया गया है, उसने खराब से खराब क्राइम क्यों ना किया हो, बट उसको मृत्यु दंड देना जो है वो तब तक मृत्यु दंड की सजा उसको ना दी जाए जब तक वो एकदम ही ज्यादा जरूरी ना हो जाए। एकदम ही ज्यादा जरूरी तभी उसको दो, वरना मत दो। इससे अन्य सामाजिक कारणों और समाज के सामूहिक विवेक की संतुष्टि का सवाल सामने ना आ जाए। मतलब कि जब तक कि जो होता है ना कि सामूहिक की कम्युनिटी जो है वो कलेक्टिवली अगर उस व्यक्ति को जो है वो मृत्यु दंड करने के लिए हर एंगल से ना एग्री हो जाए, तब तक उसको मृत्यु दंड ना दो। तो ये चीज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कही है। और मृत्यु दंड दंड की सजा सुनाने के संबंध में अदालतों को किस प्रकार निर्णय लेना चाहिए, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कोर्ट जो है वो किस प्रकार से डिसीजन ले जब उसे कैपिटल पनिशमेंट मृत्यु दंड जो है वो इंपोज करनी है। तो बचन सिंह मामला एक था 1980 का, उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा मृत्यु दंड की सजा सुनाने के लिए एक सजा की रूपरेखा तैयार की गई। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक फ्रेमवर्क तैयार किया 1980 में कि किस प्रकार से डेथ पेनाल्टी को इंपोज करना है। तो इस फ्रेमवर्क के तहत यह तय किया गया कि किसी व्यक्ति को मौत की सजा दी जानी चाहिए या आजीवन कारावास की सजा दी जानी चाहिए। मतलब ये चीज बताना था कि हम क्या करें कि जिस केस में एक व्यक्ति को डेथ पेनाल्टी दी जाए या फिर आजीवन कारावास लाइफ इंप्रिजमेंट की सजा जो है वो दी जाए। अपराध और अपराधी, बहुत ध्यान सुनना, अपराध क्राइम और अपराधी क्रिमिनल दोनों की परिस्थितियों से संबंधित गंभीरता बढ़ने वाली एवं गंभीरता कम करने वाली परिस्थितियों का मूल्यांकन करना आवश्यक है। तो हमें क्या करना है, सरकमस्टेंसेस को चेक करना है
ऑफेंस मतलब कि जैसे कई बार कुछ केसेस में हम लोग देखते हैं कि कोई क्रिमिनल है, उसने किसी सर्कमस्टेंसेस पे आकर क्राइम कर दिया, यानी कि उसके सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे जिसके कारण से उसने फोर्सफुली क्राइम किया। तो जो गंभीरता है उसको कम करने वाली परिस्थिति को एक बार आप चेक करो, एनालाइज करो, और गंभीरता को बढ़ाने वाली परिस्थिति को एनालाइज करो, राइट? कि क्या ऐसी चीज है जिसके कारण से हम लोग को देखने को मिल रहा है कि कंसर्न जो है वो रेज हो रहा है, बढ़ रहा है। और जब कंसर्न रेज होगा तो ऑब्वियस ही बात है कि हम लोग को देखने को मिल रहा है कि सामने वाले को सजा देना तो आवश्यक है, जरूरी है, इनएविटेबल है, राइट? बट अगर कंसर्न जो है वो कम हो रहा है, मतलब सर्कमस्टेंसेस के थ्रू पता लग रहा है कि नहीं, कुछ और भी फैक्टर्स हैं जिसके कारण से ये क्राइम जो है वो बढ़ा है, अगर ये फैक्टर्स नहीं होते तो शायद ये क्राइम नहीं होता। तो ऐसी चीजें जब अगर पॉइंट आउट हो रही हैं तो सामने वाले को लाइफ इंप्रिजमेंट हो, डेथ पेनाल्टी मत हो। तो बच्चन सिंह मामले के फैसले के अनुसार किसी मामले में अपराधी को मौत की सजा का पात्र होने के लिए गंभीरता बढ़ाने वाली परिस्थितियां गंभीरता कम करने वाली परिस्थितियों से अधिक होनी चाहिए। तो सर्कमस्टेंसेस जो बढ़ते हैं, ऐसा होता है ना कि कई बार हम लोग देखते हैं कि ऐसे सर्कमस्टेंसेस हम लोग को जो है वो नजर आते हैं कि जिस केस में जो है वो कंसर्न जो है वो रेज होता रहता है, तो उस केस में, यानी कि उस पर्टिकुलर मामले में सामने वाले व्यक्ति को डेथ पेनाल्टी दो। बट जिस मामले में हम लोग को देखने को मिल रहा है कि आपको फैक्टर्स मिल रहे हैं कि जिस फैक्टर्स के तहत हम लोग को क्या चीज देखने को मिल रही है कि आप जो है मतलब जो फैक्टर सामने आ रहे हैं कि एक व्यक्ति ने ये जो क्राइम किया, अगर ये फलाना फैक्टर नहीं होता तो वो व्यक्ति जो है वो क्राइम नहीं करता, है ना? तो ऐसी चीजें जब ज्यादा मात्रा में सामने आने लगी है तो उसको डेथ पेनाल्टी मत दो, कैपिटल पनिशमेंट मत दो, उसको आप लाइफ इंप्रिजमेंट की सजा जो है वो दे दो, राइट? फिर एक आता है कलेक्टिव कंसाइंस, सामूहिक विवेक। तो ये क्या है? तो बहुत ध्यान से सुनना, सामूहिक चेतना, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस और सामूहिक विवेक या चेतना, समटाइम्स कलेक्टिव कंसाइंस या कॉन्शियस, एक मौलिक समाज शास्त्रीय अवधारणा है, एक फंडामेंटल सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट है जो किसी सामाजिक समूह या समाज के लिए सामान्य साझा विश्वासों, विचारों, दृष्टिकोण और जानकारी के समुच्चय को संदर्भित करता है। मतलब कि ये क्या एक सेट है, सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, फंडामेंटल सोशियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, जो कि एक सेट है शेयर्ड बिलीफ का, आइडियाज का, एटीट्यूड्स का और नॉलेज का, जो कि एक पर्टिकुलर सोशल ग्रुप या सोसाइटी के लिए कॉमन होता है। मतलब कि पूरी सोसाइटी, पूरा ग्रुप यही चाह रहा है कि सामने वाले व्यक्ति को जो है वो मौत की सजा सुनाई जाए। तो जब ऐसे केसेस आते हैं तो ये केसेस जो है वो कलेक्टिव कंसाइंस के हम लोग को, सामूहिक विवेक के हम लोग को देखने को मिलते हैं। बट सामूहिक चेतना का विकास कैसे होता है? तो मृत्यु दंड को सही ठहराने के लिए एक आधार के रूप में समाज के सामूहिक विवेक अथवा चेतना का इस्तेमाल पहली बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 1983 में माझी सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में फैसला सुनाते हुए किया था। इस मामले में अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जब समाज की सामूहिक चेतना को झटका लगता है तो वह न्यायिक शक्ति धारकों से, जो क्रिमिनल है, इसको मौत की सजा देने की उम्मीद करती है। तो आपने कई बार इस चीज को देखा होगा कि सोसाइटी के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है कि जो लोग होते हैं, जो सोसाइटी, जो पूरी की पूरी सोसाइटी होती है, वो सामने वाले व्यक्ति को, जैसे कि 2012 का अगर हम केस की बात करें, दिल्ली गैंगरेप की केस की बात करें, तो पूरा इंडिया जो है, जो क्रिमिनल थे, उनको मौत की सजा सुनाने के लिए खड़ा हो गया था कि इसको मौत की सजा ही दो, इससे नीचे इसको सजा नहीं देनी है। और शीर्ष अदालत द्वारा इस अवधारणा का सबसे चर्चित इस्तेमाल संसद हमले के मामले में 2005 के अपने फैसले में किया गया था, जिसमें उसने अफजल गुरु को मौत की सजा सुनाई थी। सामूहिक विवेक अवधारणा के प्रयोग का सबसे हालिया उदाहरण वर्ष 2017 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिसंबर 2012 के दिल्ली सामूहिक बलात्कार मामले में मुकेश बनाम दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र राज्य के फैसले में देखने को मिला। तो वही ये जो दिल्ली का केस था हम लोग को, निर्भया केस, तो उस केस में भी हम लोग को यही चीज देखने को मिली, कलेक्टिव कंसाइंस जो है वो सामने आया, राइट? और संबंधित चिंताएं क्या है? तो क्या अदालतें किसी भी तरह से सार्वजनिक आक्रोश, अंतरात्मा की भावना, भावुकता या संवेदना, मतलब कि पब्लिक आउटक्राई, सेंस ऑफ कंसाइंस, सेंटिमेंट्स और फीलिंग
भावुकता या संवेदना को अपने फैसले को दूर से प्रभावित करने की अनुमति दे सकती है। मतलब कि कंसर्न है, चिंता वाली बात यह है कि अगर लोग बाग जो है वो इमोशनल हो रहे हैं, राइट, या पब्लिक जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है, या इस प्रकार की जैसे होता है ना, जो अंतरात्मा हमारी कह रही है कि अरे नहीं यार, इसको तो सजा सुनानी है, क्या इन सब फैक्टर्स के आधार पर एक व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई जा सकती है जब मौत की सजा का मामला हो? तो यह सवाल ऐसे समय में और भी अधिक प्रासंगिक हो जाता है, रेलिवेंट हो जाता है, जिसमें टेलीविजन और सोशल मीडिया हम पर किसी मामले को लेकर अपने नजरियों की बमबारी करते हैं। तो आप जानते हैं गाइस कि मीडिया जो होती है, वो जैसा आपने कई बार सुना भी होगा कि किसी केस में किसी अपराधी को, मतलब जैसे हम बात करते हैं ना कि जब तक कि कोई किसी केस में एक व्यक्ति जो है वो अपराधी ना घोषित हो जाए, तब तक जो है वो इनोसेंट है वो, राइट? जब तक उसको अपराधी नहीं कहा जाएगा, बट टेलीविज़न, मीडिया ये एक व्यक्ति को पहले ही अपराधी घोषित कर देते हैं। तो कोर्ट के जजमेंट से पहले ही मीडिया अपना जजमेंट दे देती है और लोगों के माइंड पर जो है वो प्लांट कर देती है एक एक ही चीज़। क्योंकि जो चीज़ हमें बार-बार दिखेगी, जो चीज़ हमारे सामने बार-बार आएगा, तो हम उससे इन्फ्लुएंस होते हैं कई केसेस में। जो एडवर्टाइज़मेंट कंपनी बहुत ज़ोरों-शोरों से करती है। और यही एडवर्टाइजमेंट कंपनी जो है वो मतलब जो मीडिया का जो होती है, हम लोग को न्यूज़ चैनल्स वगैरह हम लोग को देखने को जो मिलते हैं, तो वो इन सब ट्रिक्स का एडवर्टाइजमेंट कंपनीज़ के ट्रिक्स का जो है वो उपयोग करते हैं और बार-बार एक ही चीज़ को जो है वो कंटीन्यूअस चलाते रहते हैं, कंटीन्यूअस, राइट? जिससे कि लोगों का एक नज़रिया जो है वो किसी केस पर जो है वो बदले। तो ये चीज़ आपने पर्सनली भी जो है वो नोटिस करी होगी, है ना? तो लोग राय बनाते हैं और उसका फैसला भी निर्धारित कर देते हैं। यानी कि कोर्ट के फैसले निर्धारित करने से पहले ही लोग अपना फैसला जो है वो निर्धारित कर देते हैं। तो आज के समय की क्या मांग है? तो हमारा संविधान सबसे हाशिए पर पड़ा है। वंचित, उत उत्पीड़ित, अज्ञात, अनदेखी और उपेक्षित लोगों को न्याय देने के सिद्धांत पर आधारित है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसके ऊपर जो है वो बेस्ड है? प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस के ऊपर। किन किन लोगों के लिए? मार्जिनलाइज्ड, डिसफ्रेंचाइज्ड, ऑप्रेस्ड, अननोन, अनसीन एंड इग्नोर्ड। मतलब कि जिन लोगों को जस्टिस, न्याय जो है वो नहीं मिल पाता, जो लोग जस्टिस से वंचित होते हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग अगर आप कहें तो, जो मार्जिनलाइज्ड है, राइट? तो हमारा संविधान जो है वो उनके ऊपर आधारित है, राइट? सबसे ज्यादा। और यह भावना मांग करती है कि कानून लोगों की किसी भी भ्रमपूर्ण भावना या मनोदशा पर निर्भर या प्रभावित नहीं हो सकता। पॉइंट टू बी नोटेड क्लियरली है कि कानून जो है वो कोई भी भ्रमपूर्ण भावना, राइट, जैसे होता है ना कि किसी की भी जो भ्रम है किसी को किसी चीज का, या अगर भले ही वो किसी कोई इमोशनल कितना भी क्यों ना हो, तो कानून इमोशंस पे नहीं चलता, कानून लॉ बुक पर, एविडेंसेस पर चलता है, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग के दौरान ही इस चीज के बारे में जो है वो समझाया। हमें उदार शक्ति वाले और रचनात्मक इंसान बनने की क्षमता वाले न्यायाधीशों की आवश्यकता है। तो वी नीड द जजेस ऑफ लिबरल एनर्जी एंड एबिलिटी टू बी क्रिएटिव ह्यूमन बींग्स। तो हमें ऐसे जजेस की जो है वो आज की डेट में आवश्यकता है। और विधि आयोग की सिफारिश क्या है? लॉ कमीशन ने क्या रिकमेंडेशन दिए हैं? तो 2015 में जस्टिस एपी शाह की अध्यक्षता में गठित विधि आयोग, तो जस्टिस एपी शाह जो थे, तो वो लॉ कमीशन एक बनी थी 2015 में, तो उसके हेड थे जस्टिस एपी शाह। तो उन्होंने प्रपोजल ये रखा था कि मृत्यु दंड को समाप्त किया जाए। प्रपोजल था, प्रस्ताव था। हालांकि आयोग ने, लॉ कमीशन ने इस प्रस्ताव को केवल गैर आतंकवाद मामले के लिए प्रस्तुत किया। तो लॉ कमीशन ने ये चीज कही कि नॉन टेररिज्म के केस में ही सिर्फ ये वाला जो मृत्यु दंड जो है वो हटा दिया जाएगा, राइट? और आयोग के अनुसार भारत उन कुछ देश में शामिल है जहां अभी भी फांसी की सजा का प्रावधान जारी है, और फांसी की प्रथा जारी रखने वाले अन्य देश में ईरान, इराक, सऊदी अरब, चीन शामिल है। 2014 के अंत तक 98 कंट्रीज में मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया गया। तो गाइज आपका क्या विचार है मृत्यु दंड को लेकर? ये जरूर नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताइएगा। और काफी अच्छा इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, काफी सारी चीजें हमने समझी। स्पेशली जो सबसे बेस्ट पार्ट था, जो मैं पर्सनली चाहूंगा कि आप मेंस में जो है वो उपयोग करें, वो है कलेक्टिव कंसाइंस, सामूहिक चेतना। इसका आप जरूर जो है वो उपयोग करें, और आप जो है वो उपयोग करें इवोल्यूशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पीनोलॉजी का, दंड शास्त्र के सिद्धांतों के विकास का, जो कि मृत्यु दंड से एसोसिएटेड हम लोग को देखने को मिलता है। तो इनका जरूर आप मेंस में उपयोग करना, उससे आपका मेंस का आंसर बहुत अच्छा लगेगा।
गाइस अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 में अपीयर हो रहे हैं तो ये बेस्ट चांस है आपके लिए। 10,000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग आपकी करवा रहे हैं। एमसीक्यूज है, प्रीलिम्स प्रैक्टिस है, 10,000 क्वेश्चन, और वो भी क्वेश्चन के साथ आपको डिटेल्ड सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो तुरंत आज की आज जो है वो उसको ज्वाइन करो, और आप यकीन नहीं मानोगे, मात्र 599 रुपीज में, मात्र 599 रुपीज में 10,000 क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस करवाई जा रही है। इंग्लिश हिंदी दोनों में है ये। और वैसे तो इसका ओरिजिनल प्राइस जो है वो 4,000 रुपए का है, और डिस्काउंटेड प्राइस जो है वो 1599 का है, बट ये कोर्स आपको मात्र 599 रुपीज में मिल सकता है आज के आज। आपको कुछ नहीं करना है, व्हाट्सएप करना है 9713282838, ये नंबर है व्हाट्सएप नंबर। इस नंबर पर तुरंत जो है वो व्हाट्सएप करिए, और व्हाट्सएप पे आप जो है वो लिखेंगे 10,000 एमसीक्यूज प्रीलिम्स 2022, या फिर अगर आप प्रीलिम्स 2022 आप सिर्फ लिख देंगे तो आपको ये हम पूरी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा देंगे इस बैच से रिलेटेड। तुरंत आज के आज इस बैच को जो है वो ज्वाइन करिए। बहुत सुनहरा मौका है आपके लिए प्रीलिम्स को क्रैक करने का। इतनी बेहतरीन, इतने ह्यूज मात्रा में आपको क्वेश्चन जो है वो कहीं और नहीं मिलेंगे, वो भी इतने, मतलब इस प्राइस में 599 मात्र में। तुरंत जो है वो आज के आज ज्वाइन करो आप। गाइज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जीएस पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक है फॉरेनर्स ट्रैवल, विदेशी अधिकरण। तो इस टॉपिक को हम लोग डिटेल में समझते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 आपको ये ध्यान में रखना है कि ये एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, अर्ध न्यायिक निकाय है, जिसे एस्टैब्लिश किया गया है फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल ऑर्डर 1964 के तहत। विदेशी अधिकरण आदेश 1964 के तहत इसे एस्टैब्लिश किया गया है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है। अच्छा, फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल है क्या? तो इसको सिंपल शब्दों में मैं अगर आपको समझाऊं तो ये एक कोर्ट है, ये एक न्यायालय है, ये स्पेशल कोर्ट है जिसका काम है कि हमारी कंट्री के अंदर कौन इंडियन सिटीजन है, कौन इंडियन सिटीजन नहीं है, ये डिसाइड करना। मतलब कि जो लोग इलीगल तरीके से इंडिया में एंटर करते हैं, निवास करते हैं, रहते हैं, राइट, जिनके पास पर्याप्त डॉक्यूमेंट्स नहीं होते ये साबित करने के कि वो इंडियन सिटीजन है कि नहीं, तो उन्हें इस कोर्ट के सामने पेश किया जाता है, और ये कोर्ट डिसाइड करती है कि कौन व्यक्ति इंडियन सिटीजन है या नहीं है, राइट। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बस जो आपको ध्यान में रखना है कि फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल का काम क्या है, ये डिसाइड करना कि कौन इंडियन सिटीजन है या नहीं। या फिर इसको इस तरीके से भी आप याद रखने के लिए समझ सकते हैं या ध्यान में रखिएगा, फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल, जो लोग इंडिया के नहीं होते उन्हें क्या बोलते हैं? फॉरेनर। तो फॉरेनर्स का ट्राइब्यूनल है, मतलब इस कोर्ट में आकर जो लोग इलीगल तरीके से इंडिया में रह रहे होते हैं उन्हें यह साबित करना होता है कि वो इंडियन सिटीजन है, वो फॉरेनर नहीं है। तो ये पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। और इस कोर्ट के अंदर कौन कौन मेंबर्स हैं गाइस, तो इसकी अगर हम लोग बात करें तो रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर्स आसाम जुडिशियल सर्विस के, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सिविल सर्वेंट जिनके पास जुडिशियल एक्सपीरियंस होना चाहिए, और ये जो सिविल सर्वेंट होंगे, राइट, यानी कि सिविल सेवक जो होंगे, ये सचिव या अतिरिक्त सचिव यानी कि सेक्रेटरी या फिर एडिशनल सेक्रेटरी के रैंक के नीचे के नहीं होने चाहिए। मतलब कि सिंपल शब्दों में आप लोग जो आईएएस आईपीएस की तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, आगे चल के आप आईएएस बनोगे तो आप भी जो है वो इस फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल के मेंबर बन सकते हो, राइट। एंड इसके अलावा एक एडवोकेट होते हैं जिनके पास 7 सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए, वकालत का 7 सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और उनकी उम्र 35 साल से कम होनी चाहिए। तो ये इसके टोटल मेंबर्स हम लोग को कुछ देखने को मिलते हैं अलग अलग फील्ड से जिन्हें चुना जाता है, राइट। और स्पेशली जुडिशियल एक्सपीरियंस जो है वो उनको होना चाहिए, दैट इज द प्राइमरी थिंग, राइट, जो कि आपको ध्यान में रखनी है। एंड क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इन फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल को कौन एस्टैब्लिश करता है, इसका गठन कौन करता है? तो कोई मुझे बता सकता है इसका आंसर? तो आप लोग जो आईएएस ऑफिसर्स बनोगे और आपको आगे चल के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की पोस्ट मिलेगी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की पोस्ट मिलेगी, तो आपके पास ये अथॉरिटी होगी फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल को एस्टैब्लिश करने की। तो ये पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास अथॉरिटी होती है फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल को एस्टैब्लिश करने की। क्या सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास होती है? तो नहीं, केंद्र और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। पहले जो हुआ करती थी सिर्फ और सिर्फ केंद्र के पास ये पावर होती थी फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल को एस्टैब्लिश करने की, बट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल ऑर्डर 1964 को अमेंड किया, और अमेंडमेंट के बाद हमें 2019 का यानी कि
फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल अमेंडमेंट ऑर्डर 2019 जो देखने को मिला, उसके तहत पावर ग्रांट कर दी गई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कि वो फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल स्टैब्लिश कर सकते हैं अपनी डिस्ट्रिक्ट में। तो याद रखना, पहले केंद्र के पास ही सिर्फ पावर थी, फिर 2019 के अमेंडमेंट के बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास भी अब पावर है क्या करने की, फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल को स्टैब्लिश करने की। तो ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, राइट। एंड फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल पे क्या कोई भी व्यक्ति जाकर कंप्लेन कर सकता है या अपील हो सकता है, राइट। तो यस, फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल का जो अभी रिसेंट 2019 का अमेंडमेंट हुआ, 1964 के ऑर्डर का जो अमेंडमेंट हुआ, तो उसके तहत अब कोई भी व्यक्ति जो है वो इस कोर्ट में जाकर अपील कर सकता है। इससे पहले सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के पास अथॉरिटीज थी या स्टेट गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स थे वो ही इस कोर्ट में अप्रोच कर सकते थे। आज की डेट में कोई भी व्यक्ति फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल में जाकर अप्रोच कर सकते हैं। तो ये पॉइंट है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल से रिलेटेड, जिसके बारे में आपको अच्छी जानकारी होनी चाहिए, राइट। इतने पॉइंट्स अगर आपको पता है तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट एक अच्छा आंसर लिखने के। और इन्हीं पॉइंट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इससे बाहर का और कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल आप लोग को क्लियर है प्रॉपर तरीके से। तो डिटेंशन सेंटर क्या होते हैं फॉरेनर्स के लिए, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सिंपल सी चीज है, जहां पर इन इलीगल माइग्रेंट्स को रखा जाता है। सिंपल सी चीज कि ये जो इलीगल माइग्रेंट्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, जिनको हमारी फोर्सेस पकड़ती है और फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल के सामने प्रस्तुत करती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा। तो जिस जगह पे उनको रखा जाता है वो डिटेंशन सेंटर होता है, राइट। तो ये सिंपल सी चीज, ये आप लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। डिटेंशन सेंटर जो है वो सेटअप किया गया था आसाम के अंदर, जब यूनियन गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया आसाम स्टेट को डिटेंशन सेंटर को सेटअप करने के लिए। और ये फॉरेनर्स एक्ट 1946 और फॉरेनर्स ऑर्डर 1948 के प्रोविजन के तहत हम लोग को देखने को मिलता है। और अभी ये टॉपिक न्यूज में इसलिए आया क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने रिसेंटली इंफॉर्मेशन दी है राज्यसभा को कि राज्यसभा किसी प्रकार का सेंट्रलाइज डेटा जो है वो मेंटेन नहीं करती, यानी कि नेशनल डेटा मेंटेन नहीं किया जाता कि हमारी कंट्री के अंदर कितने डिटेंशन सेंटर हैं, राइट। और ये पावर जो है वो दी गई है स्टेट गवर्नमेंट को ये चेक करने की कि कहां कहां पर उनके डिटेंशन सेंटर है, वो अपने स्टेट वाइज डिटेंशन सेंटर की लिस्ट जो है वो बनाए। बट कोई सेंट्रलाइज लिस्ट, सेंट्रलाइज डेटा जो है वो डिटेंशन सेंटर से रिलेटेड नहीं। अब एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके प्रीलिम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हाउ आर एमपीज क्वेश्चंस अलाउड या डिसअलाउड। सांसदों के प्रश्नों की अनुमति या अस्वीकृति कैसे दी जाती है, तो इस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। कांग्रेस के विप की अगर हम बात करें, क्या मुझे बता सकता है कि विप विप कौन होते हैं? विप विप एक प्रकार के मॉनिटर होते हैं एक पर्टिकुलर पार्टी के, पॉलिटिकल पार्टी के। एक से ज्यादा भी विप हो सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी में, जो कि देखते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी के जितने भी सदस्य हैं वो सही तरीके से पॉलिटिकल पार्टी की जो डायरेक्शंस है, जो आइडियोलॉजी है, उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो कांग्रेस के विप जयराम रमेश जी ने कुछ सवाल जो है वो उठाए हैं। इन्होंने बोला है कि कैबिनेट मिनिस्टर्स जो है वो राज्यसभा के अंदर क्वेश्चंस को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, यानी कि मिनिस्टर्स के सामने क्वेश्चन रखा जा रहा है बट वो क्वेश्चन का जवाब जो है वो नहीं दे रहे हैं। और बताया जा रहा है कि ये पहला ऐसा इंसिडेंट 70 सालों में हुआ है कि मिनिस्टर जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं क्वेश्चंस का, राइट। तो एमपीज के, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के क्या अधिकार है क्वेश्चंस को लेकर, तो दोनों हाउसेस के अंदर जो इलेक्टेड मेंबर जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, इनको पूरा अधिकार होता है, राइट होता है टू सीक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स। अलग अलग मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट से इंफॉर्मेशन लेने का अधिकार, जानकारी हासिल करने का अधिकार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास होता है दोनों हाउसेस में, राइट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन है? इलेक्टेड मेंबर्स ही है ना, जो जो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट होकर आए हैं। और ये जो क्वेश्चन पूछने का जो अधिकार होता है, ये अलग से आप लिख लो अगर लिखना चाहो तो, ये क्वेश्चन पूछने का जो अधिकार होता है, ये एक पर्टिकुलर जो रूलिंग गवर्नमेंट जो होती है उसको रिस्पॉन्सिबल बनाता है, अकाउंटेबल बनाता है। क्योंकि क्वेश्चन पूछ के ही एमपीज जो होते हैं वो सरकार के वेरियस जो प्रोजेक्ट्स और प्रोग्राम्स की जो कमियां होते हैं उसको सामने निकाल कर लाते हैं। क्योंकि आप जब किसी से क्वेश्चन पूछोगे तभी तो वो अकाउंटेबल होगा ना, और वो भी पार्लियामेंट में, सबके सामने। और पार्लियामेंट आप जानते हैं कि पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करती है ना। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। तो सभी एमपी जो होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं, उनके पास अधिकार होता है, किस चीज का अधिकार? क्वेश्चन पूछने का अधिकार, मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट से। और ये क्वेश्चन जो है वो किस टाइप से पूछ सकते हैं? स्टार्ड क्वेश्चन होते हैं, स्टार्ड क्वेश्चन, राइट। तारांकित प्रश्न होते हैं, अनस्टार्ड क्वेश्चन होते हैं,
अतारांकिक प्रश्न होते हैं, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस होते हैं, अल्प सूचना प्रश्न होते हैं और क्वेश्चंस टू प्राइवेट मेंबर्स होते हैं। मतलब कि जो प्राइवेट मेंबर्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, उनके लिए क्वेश्चंस हम लोग को नजर आते हैं। यस, ओरल और रिटन क्वेश्चंस भी होते हैं, बट वो उसके अलग-अलग चीज आपको उसकी समझनी है। अब बहुत ध्यान से सुनो। तो क्वेश्चन जो है वो कैसे एडमिट होते हैं, स्वीकार कैसे किए जाते हैं क्वेश्चंस को। तो यूजुअली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो क्वेश्चंस हम लोग को देखने को मिलते हैं उसकी एक लंबी लिस्ट होती है। सभी एमपीज अपने अपने प्रश्न जो है वो निकालती है कि क्या क्या प्रश्न जो है वो उनको पूछने हैं मिनिस्टर से, राइट। तो सभी एमपी अपनी लिस्ट जो है वो तैयार करते हैं और ये जो पूरी लिस्ट जो होती है वो रिग्रेस प्रोसेस से होकर गुजरती है क्लियरेंस के, कि किन क्वेश्चन को शामिल करना है, किन को नहीं शामिल करना है। तो एक पूरी उसकी प्रॉपर प्रोसेस होती है। और जो एडमिसिबिलिटी है क्वेश्चन की, यानी कि जो स्वीकार किया जाता है क्वेश्चंस को, ऐड किया जाता है पूछने के लिए क्वेश्चंस को, तो उसे रूल 47 टू 50 जो राज्यसभा का है, तो उसके तहत गवर्न किया जाता है। और रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स का है, राज्यसभा का है, तो उसके तहत इसको गवर्न किया जाता है कि कौन से क्वेश्चन को शामिल करना है, कौन से को नहीं करना है। तो एक बार जो क्वेश्चन जो है वो फुलफिल कर लेता है पूरी एडमिसिबिलिटी की कंडीशन को, फिर होता क्या है कि सेक्रेटेरिएट जो है वो उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के पास भेजती है उस क्वेश्चन को। और एक बार जैसे ही मिनिस्ट्री उस क्वेश्चन के जितने भी फैक्ट्स हैं उसको चेक कर लेती है, राइट, पूरे के पूरे की ये प्रॉपर तरीके से लॉ एंड ऑर्डर के थ्रू जो है या रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू ये क्वेश्चन आया है कि नहीं आया, कोई ऐसी चीज तो नहीं है इस क्वेश्चन में जो कि रूल्स एंड रेगुलेशंस का उल्लंघन कर रही है। तो ये पूरी चीज फिर से जब मिनिस्ट्री जो है वो एग्जामिन करती है, चेक करती है, उस पर जांच करती है, तो उसके बाद फिर फाइनल लिस्ट हम लोग को क्वेश्चंस की देखने को मिलती है जो मिनिस्टर तक पहुंचती है। तो देखिए कितनी रिगरस प्रोसेस है कि अगर किसी मिनिस्टर से आपको क्वेश्चन पूछना है या इवन नॉन मिनिस्टर से भी, यानी कि प्राइवेट मेंबर से भी अगर आपको क्वेश्चन जो है वो पूछना है तो आप पूछ सकते हो, बट उस क्वेश्चन को मिनिस्टर या नॉन मिनिस्टर तक पहुंचाने के लिए एक रिगरस प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है। यहां तक बात क्लियर। अब हम समझते हैं कि स्टार्ड, अनस्टार्ड और दूसरी कैटेगरी जो क्वेश्चंस की होती है वो कौन सी होती है। तो पहला स्टार्ड क्वेश्चन। तो स्टार्ट क्वेश्चन में मांग ये होती है कि मिनिस्टर ओरली आंसर दे, यानी कि मौखिक उत्तर जो है वो दे मिनिस्टर, राइट, मौखिक उत्तर। तो स्टार्ट क्वेश्चन में मौखिक उत्तर हम लोग को देखने को मिलता है। और ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो एटरिस्क के साथ आते हैं। आपने स्टार मार्क जो है वो देखा होगा, एक स्टार मार्क हम लोग को देखने को मिलता है। जैसे कि हम लोग को मोबाइल फोन में भी स्टार बटन जो है वो नजर आता है, तो वही वाला बटन की मैं बात कर रहा हूँ, वही वाले मार्क की मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन के सामने स्टार जो है वो लगा रहता है। और आंसर जो होते हैं, जब सामने वाले मिनिस्टर से जब क्वेश्चन पूछा जाता है और फिर जब वो उसका आंसर देते हैं ओरली, तो मेंबर्स जो है यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, यानी कि दूसरे क्वेश्चंस भी जो है वो इसी क्वेश्चन से रिलेटेड पूछ सकते हैं, राइट, हाउस के अंदर। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है इस प्रकार से। फिर अब दूसरी कैटेगरी होती है अनस्टार्ड क्वेश्चन की, जिसमें स्टार नहीं बना होता। तो उसमें रिटर्न आंसर की डिमांड होती है। सिंपल सी चीज कि हाउस के सामने रख दिया जाता है, मिनिस्टर के सामने रख दिया जाता है, मिनिस्टर उसको पढ़ते हैं, उसका रिटर्न आंसर देते हैं और हाउस के सामने प्रस्तुत कर देते हैं, टेबल पे रख देते हैं। तो इसमें अनस्टार्ट में रिटर्न आंसर, स्टार्ट में ओरल आंसर। अक्सर लोग गलती करते हैं, उनको लगता है कि स्टार मतलब कि इंपॉर्टेंट मतलब रिटर्न, बट ऐसा नहीं है। स्टार यानी कि ओरल, ठीक है। फिर शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि अर्जेंट मैटर होते हैं, पब्लिक इंपॉर्टेंस के, अर्जेंट मैटर, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी मामले, सार्वजनिक महत्व के, पब्लिक इंपॉर्टेंस के। और ओरल आंसर जो है वो इसमें मांगा जाता है और इसमें कम से कम 10 दिन का नोटिस जो है वो दिया जाता है। 10 डेज से कम का नोटिस जो है वो निर्धारित किया जाता है कि इस क्वेश्चन को देने के लिए, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और क्वेश्चंस प्राइवेट मेंबर के लिए, अब यानी कि नॉन मिनिस्टर के लिए भी क्वेश्चंस दिया जाता है, बट सवाल ये है कि उनको जब आप नॉन मिनिस्टर को जब आप क्वेश्चन दो तो उस क्वेश्चन का सब्जेक्ट जो है वो कुछ बिल से एसोसिएटेड होना चाहिए और वो मेंबर भी उस बिल से एसोसिएटेड होना चाहिए या रेजोल्यूशन से या दूसरे मैटर से एसोसिएटेड होना चाहिए। तो अगर आप प्राइवेट मेंबर को दे रहे हो तो प्राइवेट मेंबर का एसोसिएशन भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप प्राइवेट मेंबर से कुछ भी जो है वो सवाल पूछ रहे हो अननेसेसरली, ऐसा नहीं है। वो प्राइवेट मेंबर जुड़ा होना चाहिए किसी कंसर्न से, तभी आप उससे पूछोगे, तभी जो है वो एक्सेप्टेबल होगा, वरना वो क्वेश्चन ही एक्सेप्टेबल नहीं होगा, वो लिस्ट ही नहीं होगा क्वेश्चन, उसकी लिस्टिंग ही नहीं हो पाएगी, है ना। तो ये 4 तरीके हम लोग को देखने को मिलते हैं जिसके तहत जो मिनिस्टर और नॉन मिनिस्टर से हाउस के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्लियर यहां तक बात है। अब
किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो पॉइंटेड होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, एक ही मुद्दे से रिलेटेड होना चाहिए। किसी का आपको नाम नहीं लेना है, कोई स्टेटमेंट नहीं लेना है, राइट? कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं बोलना है आपको जो फालतू का है, बेजबरन का क्वेश्चन है, जिसके अंदर आर्ग्यूमेंट हो, राइट? तो ऐसी चीज नहीं बोलनी है आपको। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें जो है वो पूछनी है। तो ये चीज हम लोग को इसके अंदर देखने को मिलती है। और लोकसभा के अंदर कौन से क्वेश्चन एडमिट नहीं किए जाते कि जो ऑलरेडी आप पूछ चुके हो, फिर से आप दोबारा से नहीं पूछ सकते, जिसका आंसर ऑलरेडी दिया जा चुका है। जिस कोर्ट के अंदर जिससे रिलेटेड केस चल रहा है, तो उससे रिलेटेड आप वो क्वेश्चंस नहीं कर सकते हो, उसकी चीज को सामने नहीं रख सकते हो, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बताया हुआ है कि जब तक किसी केस में एक व्यक्ति दोषी कोर्ट के द्वारा न ठहराया जाए, जब तक वो इनोसेंट होता है ना? तो ये चीज, या फिर पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने अगर कोई केस है, तो ऐसे मामले के बारे में भी क्वेश्चन नहीं उठाया जा सकता हाउस के अंदर। क्लियर? तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। मैं उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम बात करेंगे एमआरएनए वैक्सीन के बारे में। एमआरएनए वैक्सीन काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। भारत की पहली स्वदेशी एमआरएनए कोविड 19 वैक्सीन के मानव परीक्षणों यानी कि ह्यूमन ट्रायल्स के डेटा को इस महीने के अंत तक मूल्यांकन यानी कि एवोल्यूशन के लिए अधिकारियों को प्रस्तुत किए जाने की संभावना है। कंपनी के अधिकारियों का लक्ष्य अप्रैल से पहले बाजार में उतारना है इस वैक्सीन को, राइट? एमआरएनए वैक्सीन तो इंडिया के अंदर पहली इंडिया में बनाई गई एमआरएनए कोविड 19 वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल जो है वो चल रहा है, राइट? तो ये थी न्यूज। बट हमें डिस्कस करना है एमआरएनए वैक्सीन के बारे में। और थोड़ी सी एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट इसी सेम न्यूज से रिलेटेड कि एमआरएनए वैक्सीन जो है वो डेवलप की गई है पुणे बेस्ड जेनोवा बायो फार्मास्यूटिकल्स के द्वारा। 3 में से 2 ट्रायल जो है वो इसके हो रहे हैं, चल रहे हैं, जो कि इस वैक्सीन की सेफ्टी, टॉलरेबिलिटी और इम्यूनोजेनिसिटी को जो है वो इवैल्यूएट कर रहे हैं। मतलब कि उसका मूल्यांकन कर रहे हैं कि वो वैक्सीन ठीक है कि नहीं है। तो उसका भी ट्रायल चल रहा है, ह्यूमन ट्रायल्स, राइट? जेनोवा बायो फार्मास्यूटिकल्स एमआरएनए वैक्सीन। तो ये पॉइंट ध्यान में रखना, ये उसके लिए इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। तो आपको बता देगा इसकी वैश्विक स्तर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप में जारी टीकाकरण कार्यक्रमों में एमआरएनए वैक्सीन का सर्वाधिक प्रयोग किया जा रहा है। तो यूएसए और यूरोप भारी मात्रा में एमआरएनए वैक्सीन का उपयोग कर रही है अपने टीकाकरण कार्यक्रम में। एमआरएनए वैक्सीन में उन्नत आणविक जैव प्रौद्योगिकी, मतलब कि जो एडवांसेस जो आज की डेट में रिसेंटली हम लोग को मॉलिक्यूलर बायो टेक्नोलॉजी में देखने को मिल रहा है, इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो एमआरएनए वैक्सीन के अंदर किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्वेश्चन अगर आएगा तो मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और कहा यह जाता है कि ये बहुत तेजी से इसका मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, बहुत तेजी से इसका उत्पादन जो है वो किया जाता है। तो अच्छी तरह से स्थापित टीका डिजाइन सिद्धांतों की तुलना में एमआरएनए वैक्सीन का उत्पादन तेजी से किया जा सकता है, क्विकर है इसकी मैन्युफैक्चरिंग। तो ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है एमआरएनए वैक्सीन से रिलेटेड। आज की डेट में एमआरएनए वैक्सीन जो है वो किस टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित है? मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी। और जो दूसरी वैक्सीन है उसके कंपैरिजन में एमआरएनए वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग काफी तेजी से हो सकती है, संभव है, राइट? तो ये चीज है। तो ये टेक्नोलॉजी है क्या? तो एमआरएनए का फुल फॉर्म है मैसेंजर आरएनए, यानी कि एमआरएनए। ये हेल्प करती है हमारे सेल्स को सिखाने में कि हमारा सेल किस प्रकार से किसी इंफेक्शियस डिजीज को रिकॉग्नाइज करे और उससे किस प्रकार से हमको प्रोटेक्शन जो है वो मिल सके, राइट? बट इसके अंदर एक बड़ा चैलेंज ये है कि ये पूरी वैक्सीन जो होती है उसको अगर आपको सुरक्षित रखना है तो आपको कोल्ड चेन स्टोरेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो कोल्ड चेन में यानी कि कहीं पर भी आप ट्रांसफर भी कर रहे हो तो कोल्ड चेन में, क्योंकि जैसे ही अगर इसका टेम्परेचर लेवल अगर इंक्रीज होता है, मतलब इसका जो डिजायर्ड टेम्परेचर से ये बाहर जाती है, तो ये वैक्सीन खराब हो जाएगी, राइट? तो ये एक बड़ा चैलेंज आज की डेट में इस नई टेक्नोलॉजी को लेकर है। बाकी ये टेक्नोलॉजी काफी अच्छी है, जो कि हमारे सेल को सिखाती है कि सेल आइडेंटिफाई कर सके कि कहां पर, मतलब ये वायरस है और उस वायरस के अगेंस्ट अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके और डिस्ट्रॉय कर सके उस पर्टिकुलर वायरस को। क्योंकि इसका काम ये सिंपल सा होता है कि ये हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने के लिए ट्रिगर कर देती है, राइट? तो ये हमारी बॉडी को ट्रिक करती है, क्योंकि वैक्सीन का सभी का काम होता है कि बॉडी के अंदर जाकर पहले तो उसको सिखाए कि कोई अगर बॉडी के अंदर फॉरेन ऑब्जेक्ट आए तो वो ऑब्जेक्ट से आपको कैसे लड़ना है।
तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि एंटीबॉडीज को बूस्ट कर देना, ट्रिगर कर देना, कि हमारी बॉडी एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस कर दे, जिससे कि दोबारा से अगर कोई वायरस एंटर करता है बॉडी के अंदर और एक्चुअल वायरस एंटर करता है तो हमारे पास पर्याप्त एंटीबॉडीज हो उस वायरस से डील करने के लिए। तो एमआरएनए वैक्सीन को प्रोड्यूस करने के लिए साइंटिस्ट ने प्रोड्यूस किया है एक सिंथेटिक वर्जन एमआरएनए का, जो कि एक वायरस है। वायरस जनरली यूज करता है अपने इंफेक्शियस प्रोटीन को बनाने के लिए, बिल्डअप करने के लिए। तो एमआरएनए जब बॉडी के अंदर जाती है तो हमारा जो सेल्स हम लोग को देखने को मिलता है तो वो आइडेंटिफाई कर लेता है, मतलब वो सीख लेता है। तो ये हमारे सेल को ट्रेन करती है, सिखाती है कि कल को कोई इस प्रकार का फॉरेन ऑब्जेक्ट आए तो उसको कैसे डील करना है, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है। और ये जो प्रोटीन हम लोग को देखने को मिलते हैं ये क्या है, सॉलिटरी अलोन सिंगल प्रोटीन ये हम लोग को देखने को मिलते हैं। इसलिए ये कहीं पर भी वायरस की तरह जो है वो असेंबल नहीं होते, कि वो मतलब सिंगल सिंगल प्रोटीन है। और वायरस जो होता है वो क्या करता है, वो एक बार में आता है और वो कलेक्टिवली जो है वो इंक्रीज होता है। ये सिंगल प्रोटीन रहता है, जिससे कि हमारी बॉडी को नुकसान ना पहुंचे और ये वायरस में कन्वर्ट ना हो, राइट। तो बेसिकली सेफ्टी के लिए इसको इस तरीके का बनाया गया है, सॉलिटरी बनाया गया है, राइट, एकाकी बनाया गया है। और इम्यून सिस्टम जो है वो डिटेक्ट कर लेता है इस वायरल प्रोटीन को और फिर डिफेंसिव रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस करता है, मतलब एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है, जिसके बारे में पहले भी मैं आप लोग को कई बार एंटीबॉडी से रिलेटेड जानकारी दे चुका हूं। और एमआरएनए जो वैक्सीन के अंदर हम लोग को देखने को मिलती है, तो वो ट्रिगर करती है हमारे इम्यून सिस्टम को, मतलब कि ऑब्वियसली बात है एंटीबॉडीज को जो है वो ट्रिगर करती है और एक्स्ट्रा लेयर डिफेंस की जो है वो तैयार कर देती है बिना किसी एडजुवेंट्स के, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है, मतलब कि बिना कोई अलग एक्सटर्नल चीज के हमारी बॉडी खुद ही, मतलब कोई दवाई ववाई के बगैर हमारी बॉडी खुद ही जो है वो एंटीबॉडीज क्रिएट कर देती है, जिससे कि वायरस जैसे ही एंटर करता है तो हमारी बॉडी रेडी होती है उस वायरस से निपटने के लिए। क्लियर यहां तक बात है। अब गई जो ये टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूं, फार्म लोन वीवर का, कृषि ऋण माफी का, ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन पेपर 2 पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मेंस में आप इसका बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं। थ्योरेटिकल टॉपिक है, बहुत ध्यान से इस टॉपिक को सुनिएगा। उत्तर प्रदेश चुनावों के लिए कांग्रेस द्वारा जारी घोषणा पत्र में, तो कांग्रेस ने एक घोषणा पत्र, उसका जो मैनिफेस्टो था उसमें उसने क्या मेंशन किया कि उत्तर प्रदेश की सत्ता में आने के 10 दिन के भीतर, जैसी कांग्रेस उत्तर प्रदेश में आएगी, मतलब सत्ता में आएगी, पावर में आएगी, तो 10 दिन के अंदर अंदर कृषि ऋण माफी, फार्म लोन वेव जो है वो कर दिए जाएंगे और आरक्षण का अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के लिए ओबीसी कोटे के भीतर सर्वाधिक पिछड़े वर्गों यानी कि मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस के लिए एक उप कोटा यानी कि सब कोटा दिए जाने का मतलब मेंशन है कांग्रेस मैनिफेस्टो के अंदर। कांग्रेस ने जो है वो ये चीज मेंशन किया है प्रोमिसेस में कि वो किसानों के लोन को माफ कर देगी। ओबीसी का जो कोटा होता है उसके अंदर जो मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस जो है उसमें भी एक सब कोटा जो है वो बनाएगी, जिससे कि उनको बेनिफिट जो है वो मिल सकेगा। तो ये चीज इन्होंने जो है वो रखी है। सो बैकग्राउंड की बात करते हैं हम लोग, तो कृषि क्षेत्र की मदद करने हेतु राज्य सरकारों ने समय समय पर ऋण माफी योजना की घोषणा करी है। तो आप जानते ही हैं कि कई केसेस में हम लोग देखते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टी जो है वो ये लोन वेवर स्कीम जो है वो अनाउंस करती है। 2008 और 9 में केंद्र की तत्कालीन यूपीए सरकार ने पूरे देश के लिए कर्ज माफी योजना की घोषणा की थी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों द्वारा हाल ही के दिनों में इसी तरह की योजनाओं की घोषणा की गई। तो काफी सारी स्टेट जो है वो इसी प्रकार की स्कीम की जो है वो घोषणा कर रही है कर्ज माफ करने की। बट कर्ज माफी के क्या नुकसान है, तो कर्ज माफी के तहत किसानों के केवल एक छोटे से हिस्से को कवर किया जाता है। पॉइंट 1 टू बी नोटेड कि कर्ज माफी का यह नुकसान है कि सभी किसान कवर नहीं होते, कुछ ही किसान कवर होते हैं। ऋण माफी के तहत राहत की सख्त जरूरत वाले अधिकांश किसान परिवार को शामिल नहीं किया जाता है। सेकेंड पॉइंट, जिन किसानों को सबसे ज्यादा जरूरत होती है लोन माफ करने की, तो उनको हेल्प नहीं की जाती। और कुछ ऐसे भी किसान शामिल हो जाते हैं जो आर्थिक आधार पर इस तरह की राहत के पात्र नहीं होते हैं। मतलब कुछ ऐसे बड़े बड़े किसान हम लोग को देखने को मिलते हैं जिनको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है लोन माफ की या फिर इस प्रकार के बेनिफिट की, बट वो भी शामिल होकर बेनिफिट जो है वो लेते हैं और एक्सप्लॉइट करते हैं उन किसानों का शेयर जिन किसानों को वाकई में आवश्यकता है, वाकई में रिक्वायरमेंट है, राइट। इसके अलावा वो क्या है, कृषि ऋण माफी, ऋणी किसान, जो किसान जो होते हैं जिन्होंने लोन ले रखा है, तो उनको सिर्फ पार्शियल राहत ही प्रोवाइड कराती है, पार्शियल राहत, आंशिक राहत ही प्रोवाइड कराती है, क्योंकि किसान के ऊपर
संस्थागत ऋण के कुल भाग का लगभग आधा गैर कृषि उद्देश्यों के लिए भी होता है। तो फोर्थ पॉइंट, हम लोग को ये चीज भी देखने को मिलती है कि ज्यादातर जो किसान हम लोग को देखने को मिलते हैं, वो जो लोन लेते हैं तो वो नॉन फार्म पर्पस के लिए भी लोन लेते हैं, राइट? जैसे कि बच्चे का स्कूल में एडमिशन कराना है, कॉलेज में एडमिशन कराना है, उसको सपोर्ट करना है, राइट? उसकी एजुकेशन में, तो उसके लिए अलग लोन चल रहा होता है कई केसेस में लोग किसान अपनी पर्सनल नीड्स को फुलफिल करने के लिए भी बाहर से जो है वो लोन लेते हैं, पर्सनल लोन वगैरह, है ना? तो ज्यादातर किसान हम लोग को देखने को मिलते हैं कि उनके जो लोन होते हैं वो नॉन फार्म सेक्टर या नॉन फार्म सोर्सेज के भी हम लोग को नजर आते हैं, राइट? तो वो इसके अंदर कवर्ड नहीं होते, तो पार्शियल रिलीफ ही मिलता है, आंशिक राहत ही मिलती है ऋणी किसानों को, राइट? और पांचवा पॉइंट, कि कई मामले में एक परिवार के ऊपर या तो अलग-अलग स्रोतों से अथवा परिवार के अलग-अलग सदस्यों के नाम पर कई ऋण होते हैं, जिसकी वजह से वह कई ऋण माफी का हकदार बन जाता है। तो पांचवा पॉइंट यह है कि एक लूपहोल इसके अंदर यह है कि एक परिवार के अंदर काफी सारे सदस्य के अलग-अलग लोन होते हैं। तो अलग-अलग लोन होने के कारण कि एक परिवार में जैसे 4-5 सदस्य हैं, तो सभी को जो है वो इस स्कीम का जो है वो बेनिफिट मिल जाता है। तो ये भी एक बड़ा इश्यू है कि आप एक फैमिली को जो है वो सपोर्ट करने की जगह, मतलब कई केस में ये एक प्रकार का वो भी रहता है, फ्रॉड टाइप की चीजें भी हम लोग को देखने को मिलती हैं, कि जानबूझकर किया जाता है कि सरकार अभी ये स्कीम जो है वो लाने वाली है, तो इन लोग क्या करते हैं, इनके कुछ मेंबर्स होते हैं और ये सरकारी लोग ही होते हैं, हम लोग को देखने को मिलता है। आपको पता है कि करप्शन किस तरीके से चलता है, क्योंकि उनको पहले ही पता लगता है कि किस टाइप की स्कीम जो है वो ये अनाउंस करने वाले हैं, तो उससे 1-2 साल पहले ही ये प्लांट कर देते हैं। सभी लोग अपने ही सदस्यों को बता देते हैं कि इतना, 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 इतना लोन ले लो और हमें दे दो, और जब ये लोन माफ हो जाएगा तो तुम्हारा शेयर इतना जो है वो हम तुम्हें प्रोवाइड करा देंगे। ये गेम रहता है पूरा, राइट? कि ऑन पेपर जो है वो उनका लोन जो है वो रजिस्टर करा दिया जाता है, फिर माफी हो जाती है, तो इसका पूरा बेनिफिट जो है वो किसको मिल जाता है? कि जिसने वो लोन जो है वो करवाया है, राइट? क्योंकि लोन का पैसा जो है वो उस व्यक्ति के पास नहीं गया, सिर्फ तो नाम के तौर पर ही उस किसान का नाम जो है वो रखा गया, बट बाकी पैसा तो किसी और ने ले लिया और दबा लिया, राइट? तो ये गेम भी हम लोग को देखने को मिलता है। छठा पॉइंट, कर्ज माफी में खेतीहर मजदूरों, मतलब कि एग्रीकल्चरल लेबरर्स को शामिल नहीं किया जाता है कर्ज माफी में। जिनको सबसे ज्यादा आवश्यकता है एग्रीकल्चरल लेबरर्स को, तो उनको शामिल नहीं किया जाता, जो कि आर्थिक संकट के परिणाम भुगतने में काश्तकारों से भी कमजोर होते हैं। तो आप जानते ही हैं कि मतलब हम लोग को कल्टीवेटर से भी वीकर सेक्शन एग्रीकल्चरल लेबर्स का देखने को मिलता है, कि जिन तक इस प्रोग्राम का, स्कीम का बेनिफिट जो है वो नहीं पहुंच पाता। इसके अलावा यह ऋण व्यवस्था को गंभीर रूप से नष्ट कर देता है, सीवियरली क्रेडिट कल्चर को इरोड कर देता है ये, जिसका बैंकिंग व्यवसाय पर दीर्घकालिक परिणाम पड़ता है। मतलब हम लोग को देखने को मिलता है कि लॉन्ग टर्म जो बोलते हैं ना डैमेज, वो बैंकिंग सेक्टर पर हो जाता है इस चीज के कारण, क्योंकि अल्टीमेटली सफर तो बैंकिंग सेक्टर को करना पड़ता है, भले ही वो पब्लिक सेक्टर की क्यों ना हो, बट सफर तो कर रही है बैंकिंग सेक्टर। उसके लॉसेस जो है वो ऑन रिकॉर्ड आ गए, क्योंकि अब लोन वापस नहीं होता, ये तो लॉस हो गया ना एक प्रकार से, और वो भी सरकार ने उसको जो है वो फंड कर दिया उस लॉस को, तो वो बैलेंस शीट पे आ जाता है। तो ये एक बड़ी इशू हम लोग को देखने को मिलती है। इसके अलावा जैसा कि 2008 में हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग द्वारा कृषि ऋण माफी और ऋण राहत योजना पर जारी निष्कर्षों से स्पष्ट है कि ऋण माफी योजना पात्र किसानों को शामिल करने अथवा योजना से बाहर रखने की गंभीर त्रुटियों से ग्रस्त है। मतलब कि कैग ने भी हमारे क्लियरली ये चीज मेंशन करी थी कि आप जो ऋण माफी योजना जो तैयार कर रहे हो, जो सरकार ऋण माफी योजना जो तैयार करती है, इसमें सबसे बड़ा लूपहोल है वो ये है कि ऐसी योजना के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है कि जिनको जरूरत है उनको आप देते नहीं हो, और जिनको जरूरत नहीं है उनको आपने भर भर के रखा हुआ है। तो ऐसे काफी सारे प्रॉब्लम जो है वो इसके अंदर मेंशन्ड है। और अंत में योजनाओं का अन्य विकासात्मक व्ययों पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, जो दूसरे डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर है सरकार के। तो ऐसी योजना के कारण, क्योंकि क्या होता है कि सरकार जो है वो किसी डेवलपमेंट की फील्ड में पैसा लगाने की जगह अगर लोन माफ कर देगी, तो दूसरी फील्ड को तो, या दूसरे सेक्टर को तो अफेक्ट होगा ही होगा। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है, और अल्टीमेटली इसी के कारण अर्थव्यवस्था पर बहुत अधिक गुणक प्रभाव पड़ता है, लार्जर मल्टीप्लायर इफेक्ट इकोनॉमी पर लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये एक इशू है। तो करना क्या चाहिए? तो पहली बात तो सबसे पहला पॉइंट, प्रॉपरली आइडेंटिफाई करो जिन लोग को जरूरत है, जो वल्नरेबल फार्मर्स हैं, जिनको वाकई में आवश्यकता है लोन माफ करने की, जिनकी कंडीशन काफी खराब है, तो उनको प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई करो, और बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए आइडेंटिफिकेशन के अंदर। नॉन फार्म इनकम को बढ़ा दो,
चलो आप लोन वेव मत करो, बट उनकी इनकम बढ़ा दो, क्योंकि देखो लोन वेव करना क्या है, शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है। लोन वेव करना, आप ऋण माफ कर दोगे तो वो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, बट आप उसको अगर इनकम का सोर्स प्रोवाइड करा दोगे तो वो उसकी लाइफ लॉन्ग के लिए लॉन्ग टर्म सोल्यूशन बन जाएगा, राइट? तो किसान की इनकम को बढ़ाओ आप एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के माध्यम से भी और नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के माध्यम से भी। टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करो, इरिगेशन कवरेज को एक्सपेंड करो, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन लेकर आओ, हाई वैल्यू क्रॉप की तरफ जो है वो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करो, जिससे कि अच्छा खासा पैसा जो है वो किसान को मिल सके, उसकी इनकम जो है वो इंक्रीज हो सके, राइट? इनकम, देखो लोन, अगर ये पर्सनली भी मैं आपको समझाता हूं कि अगर आपके ऊपर लोन है तो आप ये मत सोचो कि मैं अपने एसेट को बेचकर या कुछ भी मतलब करके, मतलब कि कहीं और दूसरी जगह से लोन लेकर पुराने लोन को बंद कर दूंगा, ये मत करना कभी, इसमें आप उलझ जाओगे। अगर आपको किसी लोन का बर्डन है आपके ऊपर, तो आप क्या करो, अपनी इकोनॉमी को बढ़ाने के ऊपर काम करो, क्योंकि आप अपनी इकोनॉमी को बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका या इनकम को बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका लोन जो है वो खत्म हो जाएगा। इनकम को बढ़ाने के ऊपर काम करो। अगर लोन खत्म करना है तो लोन को खत्म करने का सोल्यूशन ये नहीं है कि हम अपनी एसेट को, अपनी प्रॉपर्टी को जो है वो बेच दें या फिर दूसरे लोन को उठाकर पुराने लोन को बंद करें। ये गलती लोग करते हैं और फिर बाद में जाकर एक बड़े फाइनेंशियल ट्रैप में फंस जाते हैं। उसकी जगह ये सोचा करो कि यार मैं कहां से इनकम अपनी रेज करूं, राइट? तो ये मेजर अपनाओ। ये गलती मैंने भी पर्सनल करी है, राइट? और ये गलती नहीं करनी चाहिए। कभी भी आपको अपने लोन को बंद करने के लिए अपनी एसेट, अपनी प्रॉपर्टी को बर्बाद नहीं करना है, बंद नहीं करना है, बल्कि इनकम बढ़ानी है। तो इनकम बढ़ाना इज द मेन चीज। तो आरबीआई ने भी कुछ ऑब्जर्व किया। तो आरबीआई के अनुसार ऋण माफी न केवल कृषि क्षेत्र में निवेश को रोकती है, बल्कि कृषि ऋण माफी प्रदान करने वाले राज्यों के वित्तीय वर्ष पर दबाव भी डालती है। तो आपको पता है गाइस कि सिर्फ इन्वेस्टमेंट को ही नहीं रोक रही, क्योंकि आप उस इन्वेस्टमेंट को लोन वेविंग पर दे रहे हो, बल्कि आप एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर अपने बजट को रिस्ट्रिक्ट कर दे रहे हो, अपने खर्चे को रिस्ट्रिक्ट कर दे रहे हो, राइट? और प्रेशर क्रिएट हो जाता है सरकार के ऊपर। फिजिकल डेफिसिट तो ऑलरेडी है ही, राइट? तो और नॉन डेवलपमेंट, क्योंकि अगर यही पैसा अगर डेवलपमेंटल एक्टिविटी में लगता तो उसका रिटर्न मिलता, बट लोन वेविंग में क्या रिटर्न मिल रहा है? कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा है। ये तो बस एक प्रकार का वोट बैंक है, राइट? तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और पिछले 5 साल के दौरान हर राज्य के चुनाव में किसी ना किसी राजनीतिक दल ने कर्ज माफी का वादा किया है। इसके अलावा ऋण माफी, जैसे कि आरबीआई ने बार बार तर्क दिया है, क्रेडिट संस्कृति, क्रेडिट कल्चर को खराब करती है और राज्य या केंद्र सरकार के बजट पर जोर देती है, यानी कि स्ट्रेस डालती है बजट पर, राइट? तो आगे की राह के बारे में अगर हम बात करें, आगे जो है वो क्या करना चाहिए, तो माफी की जादू की छड़ी अस्थायी राहत प्रदान कर सकती है, सिर्फ टेम्पररी रिलीफ प्रोवाइड कराती है, बट किसान संकट को हल करने के लिए हमें एक सस्टेनेबल, दीर्घकालिक, यानी कि लॉन्ग टर्म समाधान की आवश्यकता है। तो अगर आपको किसान संकट को हल करना है, जो फार्मर्स की जो प्रॉब्लम्स है इनकम से रिलेटेड, उसको अगर आपको रिजॉल्व करना है, तो उनकी इनकम को बढ़ाने का काम करना पड़ेगा। सोल्यूशन ऐसे लेकर आओ जो कि किसान की इनकम को बढ़ाने पर फोकस करें। इसलिए संकट में योगदान करने वाले सभी कारक, सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए समाधान की तलाश को व्यापक बनाने की आवश्यकता है। कॉम्प्रिहेंसिव बनाओ, मतलब आवश्यकता यह है कि आप सोल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए हर एक फैक्टर को सर्च करो कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है और उस प्रॉब्लम से कैसे निपटा जा सकता है लॉन्ग टर्म में, ना कि शॉर्ट टर्म में, राइट? इसके अलावा कृषि संकट से जुड़ी कई समस्याओं के समाधान के लिए लघु और दीर्घकालिक दोनों उपायों की आवश्यकता है। शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म मेजर दोनों लेने की आवश्यकता है। सिर्फ शॉर्ट टर्म मेजर से काम नहीं बनेगा। तो काफी अच्छा आर्टिकल था यार ये, फार्म लोन वीवर के ऊपर बहुत अच्छा आर्टिकल था। तो मैं उम्मीद करता हूँ बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिले होंगे, समझ में आए होंगे।